Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn mechanism of breathing in this fourth part of breathing and exchange of gases. So without wasting time, let's start. Guys, one more thing, I have a request from you all that if my videos are really beneficial for you, then please like and subscribe my channel because it motivates me to make further videos for you. सो चलो स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर गोइंग इन टू द टॉपिक वी शुड नो अबाउट द ऑर्गन्स और मसल्स यूज ड्यूरिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सो फर्स्ट मसल इज डायफ्रागम एंड द डायफ्रागम इज अ मस्कुलर सेप्टम. सेप्टम मीन्स ये बॉडी कैविटी को डिवाइड करता है, इसलिए सेप्टम वर्ड यूज़ किया गया. इट इज़ प्रेजेंट इन मैमल्स एंड क्योंकि हम मैमल्स तो पढ़ रहे हैं बट ये प्रेजेंट होता है क्रोकोडाइल्स में भी, ये याद रखना. नाउ डायफ्रागम जो होता है ये डोम शेप्ड होता है, इसका जो रियल स्ट्रक्चर है ये डोम शेप्ड होता है. ठीक है, ये डोम शेप्ड याद रखना क्योंकि इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा. स्टार्टिंग में बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, जब रिलैक्सेशन हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों है ऐसा सोचते हैं हम, क्योंकि रिलैक्स में तो हम फ्लैट रहना चाहिए. तो आगे अभी डिस्कस करेंगे. एंड क्योंकि इसमें रेडियल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, रेडियल मसल्स में भी वो फ्रेनिक मसल प्रेजेंट होता है. फ्रेनिक मसल बुक में नहीं दिया है बट बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर तो आपको पता होना चाहिए. फ्रेनिक मसल प्रेजेंट होता है. ठीक है, it divides the body cavity into two parts, upper thoracic cavity and the lower abdominal cavity. तो thoracic cavity मतलब ये जो डोम शेप्ड है इसके अपर वाले पार्ट क्या है, थॉरिक्स है, नीचे एब्डोमेन है और ये डायफ्रागम है. तो ये अपर थॉरेसिक कैविटी एंड द लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बॉडी कैविटी को डिवाइड करता है. एंड द सेकेंड मसल विच इज यूज ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज इंटरकोस्टल मसल. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पेस बिटवीन टू रिब्स. वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स, मीन्स इधर दो रिब्स कहाँ है, लेटरल साइड प्रेजेंट है, तो 12 इधर रहेगा 12 इधर रहेगा, तो जो बीच में स्पेस रहेगा वो मसल्स प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल. इंटरकोस्टल मसल दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल एंड द इंटरनल. तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का हमारा बुक में यूज़ किया गया है, हमारे बुक में यूज़ किया गया है, लेकिन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का भी यूज़ करेंगे हम क्योंकि ये एनसीईआरटी ने छोड़ दिया और जहाँ छोड़ता है वहीं पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना देता है. ठीक है, तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द टू स्टेज. फर्स्ट इज इंस्पिरेशन एंड द एक्सपायरेशन. इसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है एंड एक्सपायरेशन में क्या होता है, एल्वियोलर एयर रिलीज्ड आउट. ठीक है, यहाँ से बाहर जाता है. तो जो ये मूवमेंट हो रहा है हवा का आना और जाना वो कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट फॉलो करता है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर. प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. ग्रेडियंट मतलब यही होता है, किसी भी चीज़ का अगर ग्रेडियंट रहा तो समझ जाना कि हायर टू लोअर फॉलो कर रहा है. ठीक है, on the diaphragm and the specialized set of muscles, that is intercostal muscles, which is of two type, external intercostal and the internal intercostal muscles, help in the generation of such gradient, that is pressure gradient. तो बुक में ये एनसीईआरटी का लाइन है लेकिन वो बुक में लिखा है स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. लेकिन मैंने यहाँ इंटरकोस्टल मसल लिख दिया क्योंकि वो इसी के टाइप्स हैं. ठीक है, नाउ ये मैं डायग्राम आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो ये देखो ये रिब्स है एंड जो इसके ये स्पेस प्रेजेंट है ना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल. तो मैं यहाँ पर मेनली आपको स्पेस से इंटरकोस्टल मसल दिखाना चाह रही हूँ. नाउ स्टर्नम कहाँ रहता है, वेंट्रल साइड रहता है. वर्टिब्रल कॉलम कहाँ रहता है, डोर्सल साइड रहता है. ओके, सो बस नाउ टू स्टेज है जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मेन पार्ट है, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस है. वाई इट इज़ कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस, बिकॉज इंस्पिरेशन में हर चीज़ कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल्स जो होती है ना वो एनर्जी यूज़ करता है. ये आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स जो होता है वो एनर्जी यूज़ करता है. तो क्योंकि ये मसल्स है, ठीक है, इसमें मसल्स का सारा मसल यूज़ हो रहा है. देखो इसमें और एक चीज़ यूज हो रहा है, थॉरेसिक कैविटी. थॉरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज होगा. तो थॉरेसिक कैविटी को मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ाया है, तो वहाँ आप जाकर देख लेना. नाउ एक्टिव प्रोसेस होता है, ये 2 सेकेंड्स के लिए होता है अप्रॉक्सीमेटली. इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर विद इन द लंग है दैट इज कॉल्ड इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर. मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर रहेगा तो इंट्रा हो जाएगा. इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है और जिसके कारण क्या होता है, निगेटिव प्रेशर हो जाता है लंग्स में विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि उसका प्रेशर कम है एटमॉस्फेयर से तो निगेटिव प्रेशर हो जाता है. नाउ इट इज़ इनिशिएटेड बाय द मतलब जो इंस्पिरेशन है वो इनिशिएटेड किससे होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ. मैंने बताया कि इंस्पिरेशन में हर चीज़ कॉन्ट्रैक्शन होता है, अभी बस ये याद रखना. अभी मैं बताऊँगी यहाँ पर रिलैक्सेशन भी होगा लेकिन वो फोर्सफुल में होगा. तो कॉन्ट्रैक्शन होता है. कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, डायफ्रागम का एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. मैंने बताया कि एक्सटर्नल का भी काम है, सो एक्सटर्नल और इंटरनल में यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक्सटर्नल का ही काम है सिर्फ. ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाता है, जब डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्योंकि डायफ्राम का रियल वाला क्या स्ट्रक्चर है, डोम शेप्ड है, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जब इसको टेंशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ऐसे होना क्या चाहिए था, मैं क्या सोचती थी कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मुझे याद नहीं था, मैं सोचती थी कि जब रिलैक्स होगा तो इससे तब होना चाहिए ऐसा डोम शेप्ड, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पहले से होता है डोम शेप्ड। ठीक है, तो जब ये इसको टेंशन होगा तो टेंशन में क्योंकि आदमी भी चेंज होता है, हमें भी चेंज होता है, पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगता है, बहुत कुछ होता है, हमें पानी पीना होता है, मतलब हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो इसको जब टेंशन होगा तो ये ऐसा हो जाएगा फ्लैट शेप्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी ये डोम शेप्ड में पहले से था। ठीक है, तो क्या होगा, उसके कारण क्या होता है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। क्योंकि ये देखो ये पहले ऐसा था, अब ये कैसा हो गया, मैं अभी दिखा रही हूँ, ये हो गया अब ऐसा। तो जब ऐसा हो गया तो ये जब ऐसा था तो क्या इसका वॉल्यूम कम था, अब ये नीचे आ गया तो ये, और तो इसको क्या करेगा, ये ऊपर वाले को पुश कर देगा और खुद नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम ज़्यादा होगा ये क्या है, यहाँ पर थोरेसिक चैम्बर है, तो उसका क्या करता है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, अपर और लोअर साइड, एंटेरो मतलब ऊपर और पोस्टीरियर मतलब नीचे। ठीक है, तो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या करता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, किसके द्वारा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से, वो फ्लैट हो जाता है। नाउ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या काम है, ये रिब्स और स्टर्नम को लिफ्ट कर देता है, मतलब ये रिब्स और स्टर्नम, देखो स्टर्नम था इधर और जो लेटरल साइड में रिब्स है तो इसको पुश करता है, ये अपलिफ्ट कर देता है। तो जैसे ही लिफ्ट करता है तो ये क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर है ये सारा थोरेसिक चैम्बर में आता है, तो वो डोर्सो वेंट्रल, मतलब देखो स्टर्नम क्यों है, कहाँ है, वेंट्रल साइड है, और रिब्स कहाँ है, लेटरल साइड है, तो लेटरल और पीछे वर्टिब्रल कॉलम को ये पीछे जब ढकेलता है तो क्या करता है, ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। देखो डायफ्राम के कारण कहाँ होता है, एंटेरो पोस्टीरियर में, और इसके कारण कहाँ होता है, डोर्सो वेंट्रल में। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो हम मैंने बताया था कि थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर क्या हमारा लंग्स है, थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या है, लंग्स है। तो जब थोरेसिक कैविटी में कुछ भी चेंजेस होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, पुल्मोनरी में। तो जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम का इंक्रीज होता है वैसे ही पुल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब इंक्रीज होगा तो उसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज द इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। जब आपने गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, क्या होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वही होता है यहाँ पर, जब प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही डिक्रीज होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं ना, एटमॉस्फेयर में तो अपना जो प्रेशर है वो है, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा वो हाई हो जाएगा और ये यहाँ पर लो हो जा रहा है, तो वो क्या होगा, बाहर से प्रेशर ग्रेडियंट फॉलो करके अंदर की ओर आ जाएगा। तो ये क्या करता है, फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ एक्सपायरेशन पढ़ते हैं। एक्सपायरेशन में क्या होता है, पैसिव एक्टिविटी है, ये 3 सेकेंड के लिए होता है, ये 3 सेकेंड के लिए। ओके, इट टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर, जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो ग्रेटर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर इन लंग विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा लंग्स में, क्योंकि यहाँ पर पुल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी रिलैक्सेशन, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन था इंस्पायरेशन में, यहाँ रिलैक्सेशन है। तो यहाँ रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। मैंने बताया कंफ्यूजन मत होना, इंटरनल और एक्सटर्नल में, सिर्फ एक्सटर्नल का भी यूज़ हो रहा है। नाउ यहाँ पर क्या होता है, रिटर्न्स इनटू द नॉर्मल पोजीशन बिकम डोम शेप। डायफ्राम जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, और इसका नॉर्मल पोजीशन क्या था, ये था डोम शेप, तो ये डोम शेप में आ जाता है। टेंशन में क्या होता है, फ्लैट हो गया था। नाउ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, इसमें रिब्स और स्टर्नम को ये लिफ्ट किया था इंस्पिरेशन में, तो जब रिब्स और स्टर्नम को भी भेज दिया था अपने स्पेस से, थोड़ा सा हाई कर दिया था, तो वो अब अपने स्पेस में लौट जाते हैं, अपने पोजीशन में लौट जाते हैं। ठीक है, इनटू देयर नॉर्मल पोजीशन, रिब्स और स्टर्नम। नाउ अब इससे क्या होता है, जैसे ही लौटते हैं तो वो डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, तो जब थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पुल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। जब पुल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो अबव हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा। नाउ अब क्या हो जाएगा, जब इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो यहीं चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, एक्सपल्सन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड, लंग्स से बाहर की ओर भेज देगा हवा को। ठीक है,
नाउ ये इंस्पिरेशन का है, देखो डायग्राम एनसीईआरटी का है। रिब्स और स्टर्नम अपलिफ्ट हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज हो जा रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट शेप में आ रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, रिब्स और स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है, डायफ्राम अपने नॉर्मल पोजीशन पे डोम शेप में आ गया, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। नाउ और कुछ पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में जो देख लेते हैं। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन में कुछ एडिशनल मसल होते हैं जिसके कारण हमारा फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो सकता है, ठीक है। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। एब्डोमिनल मसल्स क्या होता है, देखो एक लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमेन में, और वो असिस्ट करता है इन द रेगुलर ब्रीथिंग मूवमेंट। और फिर क्या करता है कि जो हमारा उस टाइम स्पाइंस वगैरह लिफ्ट हो रहा है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम, उसे सपोर्ट करता है, क्योंकि एब्डोमेन में हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, लाइक इंटेस्टाइन हो गया, तो उसे अपने प्लेस में रहने के लिए कीप करता है। लाइक मतलब अगर मान लो वो एब्डोमिनल मसल्स नहीं होता तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन हो गया वो अपने प्लेस से थोड़ा घसक जाता, लेकिन वो घिसकता नहीं है क्योंकि वो एब्डोमिनल मसल्स के कारण सपोर्टेड है। तो यहाँ पर एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स होते हैं। देखो हमने अभी तक पढ़ा था इंस्पिरेशन में हर चीज़ कॉन्ट्रैक्शन, बट यहाँ पर रिलैक्स हो रहा है, तो रिलैक्स के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हमने पढ़ रखा है कि सारे में वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज ही हो रहा है इंस्पिरेशन के टाइम, बट यहाँ पर रिलैक्सेशन एक नया वर्ड आता है, याद रखना कि फोर्सफुल में क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है एब्डोमिनल मसल। ना फोर्सफुल एक्सपायरेशन में दो चीज़ों का ज़रूरत होता है, एक एब्डोमिनल मसल्स और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। हमने अभी तक एक्सटर्नल का ही काम पढ़ा था, लेकिन इंटरनल का यहाँ पर यूज़ आ गया, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में यहाँ पर क्या होता है, हमने हर जगह रिलैक्सेशन पढ़ा था, पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होती है। हमने रिलैक्सेशन की वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बेसिक साइंस भी है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ये याद रखना, ये डाटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय एन इक्विपमेंट दैट इज स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पुल्मोनरी फंक्शन, ठीक है। अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है फंक्शन में तो वो स्पायरोमीटर डिटेक्ट कर देता है, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको मेजर करता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन बिगनिंग व्हाट यू हैव टू डू, एंड प्रेस द बेल आइकन टू सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो। थैंक यू।